हेलो स्टूडेंट, आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए। वो चार्ज पार्टिकल को हम एक कमरे में लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल है। जैसे हम इसे इस कमरे में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू होता है। और हम फिजिक्स के मैकेनिक्स के एक नियम से जानते हैं कि किसी भी एक बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो पक्का इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जब हम इसी चार्ज पार्टिकल को दूसरे कमरे में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता। जब तीसरे कमरे में लेके जाते हैं चार्ज पार्टिकल को तो हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जब चौथे कमरे में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर सपोज टू अगर 10 डिग्री मूव करता है तो हम देखते हैं कि इस कमरे में यहाँ पर ये कितना मूव करता है, तो आंसर है 50 डिग्री मूव करता है। और इन चारों कमरों में हमें कुछ नजर नहीं आता। और हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी को मूव कराना है तो तरीका क्या है, तो आंसर तरीका ये है कि उसको कांटेक्ट कीजिए और उसे ले जाइए। और हम ये देखते हैं कि इन चारों कमरों में इन चार्ज पार्टिकल पर किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये चारों पार्टिकल अपना अपना एक इफेक्ट दिखाते हैं। इन चारों ये चारों के चारों पार्टिकल। अब हम ये जानना चाहते हैं क्या नेचर के अंदर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना कांटेक्ट के भी फोर्स काम कर सकती है, तो आंसर है यस। नेचर के अंदर ऐसा भी होता है कि बिना कांटेक्ट के फोर्स काम करती हैं। और ऐसी फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के काम करती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम फिजिक्स में कहते हैं फील्ड फोर्स। क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। और जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, हमने लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा है कि ये एक बॉडी है और ये हमारी अर्थ है। जैसे हम इस बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। तो हम ये देखते हैं कि इस बॉडी और हमारी अर्थ इन दोनों के बीच में किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जब इस बॉडी को हम स्पेस में कहीं लेके जाते हैं और वहां से ड्रॉप करते हैं तो हमारी अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ नहीं खींच पाती। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी अर्थ पक्का अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट बनाती है, अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती है कि अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर उसी के नेचर की एक कोई दूसरा बॉडी आ जाए या दूसरा मटेरियल आ जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस बॉडी पर एक फोर्स लगा देती है। और ये जो फोर्स है बिना कांटेक्ट के जो अप्लाई हो रही है, इस फोर्स को फिजिक्स में फील्ड फोर्स कहते हैं। और ये फील्ड बनाने वाला कौन है, तो आंसर है एक मास। हमारी अर्थ है, अर्थ एक बॉडी है, उसका अपना एक मास है। और अर्थ को फिजिक्स में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस फोर्स फील्ड को जो हमारी अर्थ ने अपने चारों तरफ बनाई है, जो बिना कांटेक्ट के दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, इस फील्ड को, इस फोर्स को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर सकते हैं, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फील्ड बिना कांटेक्ट के एक दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है। लेकिन कब, जब दूसरी बॉडी इस फील्ड के इफेक्ट में एंटर करे। लेकिन जब ये बॉडी इस फील्ड के इफेक्ट से बाहर होती है तो हमारी अर्थ ये फील्ड उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकती। जब हम एक बॉडी को स्पेस में कहीं लेके जाते हैं और वहां से हम इस बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बॉडी नीचे नहीं गिरती। ये बॉडी नीचे क्यों नहीं गिरती, पक्का हमारी अर्थ ने जो अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है, एक ऐसा गुण बनाया है, ऐसा इफेक्ट बनाया है कि जो इफेक्ट क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। और जो दूसरी बॉडी है वो इसके इफेक्ट से बाहर है। तो जब हमारी अर्थ के इफेक्ट से कोई बॉडी बाहर रखी होती है तो हमारी अर्थ उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकती। सेम इसी तरह से एक होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इसी तरह से काम करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। तो चार्ज एक चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसी तरह से चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है, ऐसा एक गुण बनाता है कि जिस गुण के पास एक ताकत होती है, एक इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट क्या कर सकता है, तो आंसर है वो इफेक्ट फोर्स लगा सकता है। तो हमारी ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल ने अपनी चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखी है कि अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स में इसी के नेचर का अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्टिकल पर, ये इफेक्ट इस पार्टिकल पर फोर्स लगा देगा। और ये फोर्स कैसे लगाया, बिना कांटेक्ट के। और बिना कांटेक्ट वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो आंसर बिना कांटेक्ट वाली फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। और ये फील्ड बनाई किसने, तो आंसर है एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, तो आंसर है इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन मस्ट रिमेंबर, ये फील्ड फोर्स दूसरे चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ तभी लगा सकती है जब दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके इफेक्ट में रखा हो। अगर वो इसके इफेक्ट से बाहर है तो वो उसके ऊपर फोर्स कदापि नहीं लगा सकता।
यही कंसेप्ट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट अपनी चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती है, ऐसा इफेक्ट बनाती है कि अगर दूसरा उसी के नेचर का दूसरा मटेरियल उस इफेक्ट के अंदर आ जाता है तो इफेक्ट क्या करता है, उस बॉडी पर फोर्स लगा देता है। और बिना कांटेक्ट वाली फोर्स को फील्ड फोर्स कहते हैं। ये फील्ड बनाई किसने, एक मैग्नेट ने बनाई है, इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जो दूसरे एक मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो दिस इज द सिमिलर कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो नेचर के अंदर बिना कांटेक्ट के भी फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी हम ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ये फील्ड काम कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे दरवाजे को बंद करना है, खोलना है, तो तरीका क्या है, तो ऐसा तरीका यह बेसिकली काम कैसे करती है। तो इसका तरीका ये होता है, एज्यूम करिए जैसे एक मकड़ी क्या करती है, अपने चारों तरफ एक वेब क्रिएट करती है। ये मकड़ी सेम उसी तरह से काम कर रही है जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज काम करता है। एक चार्ज एक मकड़ी की तरह काम करती है, और मकड़ी क्या करती है, अपने चारों तरफ एक जाला बुनती है, एक वेब क्रिएट करती है, और वो जाला इतना फाइन होता है कि वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और वो चार्ज क्या करता है बेटे, अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसा जाला बुनता है कि वो जाला हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता। अब इस जाले के पास, जो ये जाला होता है, इसके पास एक दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। कैसे, जरा समझिए। ये जो जाला है, इस जाले को मकड़ी कमांड करती है, इस जाले को मकड़ी कमांड करती है। कैसे कमांड करती है, जरा समझिए। सबसे पहली बात, जब इस मकड़ी ने जो अपने चारों तरफ जो जाला बुना है, इस जाले में अगर जैसे ही उसी के नेचर का कोई इंसेक्ट आता है, कोई पार्टिकल आता है, तो ये जाला क्या करता है, तो जाला उस मकड़ी, उस पार्टिकल को, उस इंसेक्ट को सेंस करता है। जैसे उसे सेंस करेगा तो वो मकड़ी, जो जाला है, उस मकड़ी को एक मैसेज देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि आपके नेचर का एक पार्टिकल आ गया है। तो मकड़ी क्या करती है, उस जाले को कमांड करती है कि आप उसे लपेटिए और मेरे पास ले आइए। तो लपेट कर लाने वाले उस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, अट्रैक्शन। तो इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी काम करती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी काम करती है। अपने चारों तरफ का फील्ड फैलाती है, कोई भी एक बॉडी अपने चारों तरफ जो फील्ड फैलाती है, उस फील्ड में इतना फाइन एक जाला होता है कि उस जाले के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि सबसे पहले वो इन्फॉर्म करता है किसे, एक सोर्स बॉडी को जिसने अपने चारों तरफ फील्ड फैलाई है, कि वो सेंस करके बताता है कि आपके नेचर का पार्टिकल इसके अंदर आ गया है, तो उसे करना क्या है। तो उसको करना क्या है, तो उसे कमांड कौन करता है, वो बॉडी जिसने अपने चारों तरफ फील्ड फैलाई है, वो उसे कमांड करती है कि उसे पकड़ो और मेरे पास ले आओ। और उस लाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से कोई भी फील्ड फोर्स दूसरी बॉडी पर अप्लाई कर सकती है। इसे हमेशा के लिए याद करके रखिए। अब दूसरी बात ये है कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि फील्ड, इज दिस फील्ड रियल और वर्चुअल, क्या ये फील्ड रियली एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो जरा उसे समझिए। उससे पहले एक चीज और समझिए कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है, हमने रखा, तो वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करा, क्यों, क्योंकि पक्का इस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, यहाँ पर फोर्स नहीं होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगी होगी। तो ये फोर्स लगाया किसने, तो आंसर है इस पक्का इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर इन चारों कमरों में हमने देखा, इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, थोड़ी होगी, काम करती है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब अगली बात, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये फील्ड फोर्स कैसे अप्लाई कर सकती है। तो जरा समझिए, ये फील्ड रियल है या वर्चुअल। तो देखिए, जैसे कि सपोज टू भी हम ये मानते हैं कि चलिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर सपोज टू भी हमने एक पेन लगा दिया, दिस इज पेन, और हमने कहीं पर एक दूसरा सोर्स चार्ज पार्टिकल रखा है। सोर्स चार्ज पार्टिकल वो चार्ज जो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। एक पार्टिकल जो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। तो कहीं पर ये एक चार्ज पार्टिकल रखा है, सपोज टू भी यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे कोई ये चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे में इस सोर्स चार्ज जो जिसने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट फैला रखा है, एक फील्ड बनाई हुई है, वो फील्ड क्या करेगी, एक दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी। अब जैसे मैं इस सोर्स चार्ज को इस वाले चार्ज के जैसे नजदीक लेके जाता हूं, तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स
क्या हो गई, पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गई। जैसे इनके बीच में फोर्स बढ़ गई तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, तो ये चार्ज पार्टिकल रिपेल करके इस डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे मूव करता है तो इस बेल के साथ जाके टकराता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस बेल के साथ जाके टकराता है तो उसके टकराने से एक आवाज हमारे कानों में आती है, दिस इज ए रियल और वर्चुअल एक्शन, तो आंसर है दिस इज ए रियल एक्शन, ये आवाज हमारे कानों में आ रही है। अब जैसे उस सोर्स चार्ज को हम दूर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फोर्स कम हो जाती है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ड्रॉप हो जाता है। जैसे इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को नजदीक लेके जाते हैं तो ये फोर्स और बढ़ जाती है, ये दोबारा जाके टकराता है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, ये एक सोर्स बॉडी है जो अपनी फील्ड, अपने चारों तरफ फील्ड बना रही है, और वो चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है जो इसके इफेक्ट में मूव करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम देखते हैं कि जैसे इस चार्ज पार्टिकल को हम इसके नजदीक लेके जाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करता है, जैसे इधर लेके जाते हैं तो ये वापस आता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे इस चार्ज पार्टिकल को हम यूं लेके जाते हैं तो ये इधर मूव करता है, जैसे आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये ड्रॉप हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को इस तरह से, सोर्स पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। जैसे हम इसे वाइब्रेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो भी वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करता है, इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ये मूव करेगा तो ये भी मूव करना शुरू करता है। तो जैसे ही सोर्स चार्ज पार्टिकल को यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू इस बेल के साथ टकराता है। इसके टकराने से कंटिन्यूअसली हमारे कान में एक आवाज आती है, और ये आवाज हम रोज सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं, तो आंसर है अपने मोबाइल फोन में। हम सबके मोबाइल फोन में एक चार्ज रखा होता है, एक चार्ज रखा होता है, ये चार्ज पार्टिकल सभी के मोबाइल फोन में होता है, और एक दूसरा चार्ज जो अपने चारों तरफ फील्ड फैला रहा है, एक वो चार्ज कहाँ रखा होता है, तो आंसर है वो टावर पे रखा होता है। कहाँ होता है, टावर पे। तो वहाँ जो टावर पे चार्ज पार्टिकल रखा है वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करता है, वाइब्रेट करता चला जाता है। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो चार्ज रखा है वो चार्ज उसके इफेक्ट में वो भी वाइब्रेट करना शुरू करता है। जैसे ही वाइब्रेट करता है तो हमारे फोन में घंटी की हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये किसकी वजह से हुआ, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तो आंसर एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप क्या देखते हो कि जब हम कभी एक सोर्स चार्ज पार्टिकल, वहाँ पे जो पावर, जो टावर पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, टावर पर जो चार्ज पार्टिकल रखा है, वो चार्ज पार्टिकल जब हिलता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे मोबाइल फोन की रिंग नहीं बजती, लेकिन दूसरे का, जो दूसरे वाला जो पर्सन था उसका मोबाइल फोन की रिंग भी नहीं बजती। क्यों, तो आंसर है वो इसलिए क्योंकि पक्का इस सोर्स चार्ज पार्टिकल ने जो अपने चारों तरफ फील्ड फैलाई है, वो दूसरा जो चार्ज हमारे सेल फोन के अंदर रखा है, वो सेल फोन पक्का उसकी फील्ड से बाहर रखा होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल, वो सेल फोन उसकी फील्ड से बाहर रखा है तो वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, और नहीं लगा सकता तो आप अपना मोबाइल उठा के देखते हैं और आप क्या कहते हैं कि इसमें क्या नहीं आ रही है, टावर नहीं आ रही। जो आप अपने मोबाइल फोन में जो लाइनें देखते हैं, टावर की जो लाइनें देखते हैं, वो टावर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो टावर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो टावर पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल जैसे वाइब्रेट करेगा तो आपके फोन में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल उस टावर पे जो सोर्स चार्ज रखा, उसने जो अपने चारों तरफ फील्ड फैलाई है, उस चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अगर अंदर रखा है तो आपके मोबाइल फोन में रखे हुए चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो आपको कंटिन्यूअसली एक रिंग की आवाज आएगी। अगर नहीं है, अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड से बाहर रखा होगा, आपका फोन उस फील्ड से बाहर रखा होगा, तो आपके मोबाइल में वो आवाज नहीं आती। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जबकि हम ये सोचते हैं कि अगर टावर में एक चार्ज पार्टिकल रखा है और वो चार्ज पार्टिकल वहाँ से वाइब्रेट करता है, तो हम सबके फोन में चार्ज पार्टिकल होता है, तो सभी के चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो लेकिन आवाज़ तो हमें एक ही आदमी, एक ही पर्सन की सुनाई देती है, फोन तो एक ही का बजता है, रिंग करता है। क्यों, तो इसको हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। दिस इज समथिंग नोन एज क्या, ट्यूनिंग, कि जब हम किसी एक पर्सन का एक नंबर डायल करते हैं तो उसके नंबर से हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। जब हम किसी एक पर्सन को से बात करना चाहते हैं तो हम एक नंबर डायल करते हैं, उस नंबर से हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी किसे देते हैं, हम एक सोर्स चार्ज से। वो चार्ज जो टावर में जो चार्ज रखा, उस चार्ज को हम एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से वो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है। अब वो चार्ज पार्टिकल अपनी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करेगी उतनी फ्रीक्वेंसी से। अब दूसरा जो चार्ज पार्टिकल हम सबके फोनों में रखा, हम ये देखते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, तो इन सब के फोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी
से ये सारे चार्ज पार्टिकल में जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर जाएगी वो उसके साथ ट्यून हो जाएगा और हमारे रिंग हमारे फ़ोन की जो आवाज़ है वो हमारे फ़ोन में आने लगेगी। ये कंसेप्ट होता है किसका? तो आंसर दिस इज नोन एज के ट्यूनिंग, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 7th चैप्टर में। अच्छा, अब इसी तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी अच्छे से समझ सकते हैं बेटे कि जैसे सपोज टू भी ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स है, इस ट्यूबलाइट के अंदर चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते चले जाते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनके मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करती है। तो जैसे ट्यूबलाइट में चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंख में आती है और हमारी आंख के रेटिना पर एक चार्ज रखा होता है। तो जैसे ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंख में रखे हुए चार्ज को वाइब्रेट आंख में रखे हुए चार्ज पार्टिकल के पास आती है तो वो चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के इफेक्ट में क्या करता है? मोशन में आ जाता है, मूव करना शुरू करता है और चार्ज का मोशन क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो करंट हमारी नर्व रूट्स के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है और जैसे ब्रेन में हमारे जाता है तो हमें एक चीज़ का इफेक्ट नजर आता है। वो क्या है? दैट इज टू सी द ऑब्जेक्ट, देखना। अल्टीमेटली किसका एक्शन है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब एक ट्यूबलाइट से एक चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी तो हमारी आंख में रखे हुआ आंख के अंदर जो आंख है, आंख का जो रेटिना है उसमें रखा हुआ चार्ज पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा। चार्ज का वाइब्रेशन, चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। वो करंट हमारे ब्रेन में जाता है और हमारे ऑप्टिक नर्व तक पहुंचता है, ऑप्टिक देखने वाले नर्व तक, और वो हमें एक सेंसेशन देती है टू सी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखना अल्टीमेटली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो यहाँ से ऑसिलेटिंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये हमारी आंखों में आ रही है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है, क्या? लाइट। तो लाइट इज बेसिकली व्हाट? आंसर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है? ये हमें देखने में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मदद करती है। अब अगली बात क्या है कि अब हम ये जानना चाहते हैं बेटे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फील्ड कितनी होती है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस दुनिया में अगर हम किसी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में ये बॉडी एग्जिस्ट, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? आंसर उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, इसके इफेक्ट को जान सकते हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा सकती है। तो समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने क्या करा बेटे? अभी जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हमने क्या करा? एक चार्ज पार्टिकल लिया, दिस इज सपोज टू बी एक चार्ज पार्टिकल। हम इस चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल सपोज टू बी 1 यूनिट का, 1 यूनिट का एक चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल को हम एक कमरे में लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे इस चार्ज पार्टिकल को हम एक कमरे में लेके जाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल 2 डिग्री मूव करना शुरू करता है। इसी चार्ज पार्टिकल को जब हम दूसरे कमरे में लेके जाते हैं तो 6 डिग्री मूव करता है। तीसरे कमरे में लेके जाते हैं तो 20 डिग्री मूव करता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों कमरों में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो तीनों कमरों में अलग अलग है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पहले कमरे में हम लेके जाते हैं चार्ज पार्टिकल 2 डिग्री मूव करता है तो पक्का इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होगी। दूसरे कमरे में 6 डिग्री मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत फोर्स लगाने की और ज़्यादा होगी। तीसरे कमरे में 20 डिग्री मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर और ज़्यादा होगी, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगाती है। तो एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, वो कितना फोर्स लगा सकती है। तो ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो आंसर है चार्ज पार्टिकल। तो जितना ज्यादा हम चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसे हमने कितना लिख दिया? Q0। तो जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल ये तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना क्या करेगी वो? तो आंसर उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो एक कमरे में लेके जाते हैं तो
2 डिग्री मूव कराता है, दूसरे में लेके जाते हैं 4 डिग्री मूव कर 6 डिग्री मूव कराता है, तीसरे में लेके जाते हैं 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, कम होगी तो कम लगेगी। अब अगली बात, अब हम एक चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम का है। एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड 1 कूलम का, उसे हम एक कमरे में लेके जाते हैं और हम ये देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है कितना? 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट। जब 2 यूनिट, अब मैंने उस चार्ज को जो 1 कूलम का 1 यूनिट का था उस चार्ज को मैंने 2 कूलम का कर दिया, 2 यूनिट का कर दिया, तो मैंने देखा ये फोर्स बढ़ के 4 हो गई। 3 का करा 6 हो गए, 4 करा, चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 करा तो फोर्स बढ़ के 8 हो गए। व्हाट डज इट मीन बाय? इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, वो पार्टिकल जो हम किसी की फील्ड में रख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स थी वो फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये फोर्स क्या होती है? तो आंसर है फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बढ़ता चला जाएगा उस पर लगने वाली फोर्स भी इंक्रीज होगी, और दूसरा जितना ज़्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पता चला मुझे? तो आंसर इन दोनों से पता चला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ई इंटू में, और इस प्रोपोर्शन को हटा के हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज सपोज्ड टू बी क्यू इंटू में। अब के क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। और हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि फिजिक्स में जब भी हम किसी क्वांटिटीज को पहली बार रिलेट करते हैं तो उसका कांस्टेंट की वैल्यू हम कितना कंसीडर करते हैं? तो आंसर है 1 कंसीडर करते हैं। क्या अब से पहले कभी भी हमने फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट किया था? आंसर है नेवर। जब हमने इसके साथ कभी रिलेट नहीं किया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करते हैं? दिस इज इक्वल टू 1। ये एक सिंपल वैल्यू लेते हैं, दिस इज 1। तो यहाँ पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? F इज इक्वल टू में E। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी होती है? F इज इक्वल टू E इंटू में Q। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? तो E इज इक्वल टू में F अपॉन में Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स नेचर में कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर। और हमने उन्हें 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि जब दो क्वांटिटीज, एक वेक्टर को हम एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसा है नेचर में? स्केलर। जब भी हम किसी एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ रिलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन क्या देता है नेचर में? एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो इस बात को आप हमेशा के लिए समझ ले बेटे कि अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूं कि इफ अगर मैं चार्ज 1 कूलम का लूं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? तो आंसर है फोर्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की होगी। जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर और 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी वही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा 1 कूलम का, और मैंने देखा ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि पक्का इस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर एक चार्ज 1 कूलम के चार्ज को यहाँ रखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि 1 कूलम का चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें पता है इस डायरेक्शन में पक्का फोर्स लगी होगी, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी मानी जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। तो आपको ये बेसिक सी चीज हमेशा पता होनी चाहिए। सो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity and its direction will be in the direction of force। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखें। अब अगली बात क्या कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि ये इसकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट तो आंसर है फोर्स। फोर्स नेचर में कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर फोर्स नेचर में एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्जेस के
फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो आंसर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट कितनी होगी? न्यूटन पर कूलम। इसकी डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन। तो जरा उसे भी समझिए। तो फोर्स, अगर हम फोर्स का फॉर्म लिखते हैं वो कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सबको पता है मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? दिस इज न्यूटन। अगर मुझे डायमेंशन लिखनी है तो किलोग्राम की जगह हम डायमेंशन क्या लिखते हैं? मास। मीटर को क्या लिखते हैं? लेंथ। और टाइम को क्या लिखते हैं? तो कितना हो गया? mL/t-2। और दूसरा चार्ज, चार्ज हमारी बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, तो चार्ज का फार्मूला कितना होता है? Q = I/T या I = Q/T। करंट कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है करंट। करंट की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की क्या होती है? तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? A/T। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो हमारे ऐसा यूनिट है। और इसकी डायमेंशन कितनी होती है? एम्पियर टाइम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो चाहे तो इसी को हम सिंपल क्या बोल देते हैं? यूनिट जब लिखते हैं तो इसी चीज़ को हम कूलम बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ करंट की एम्पियर और टाइम की सेकंड, एम्पियर सेकंड इज नोन एज कूलम। तो क्या लिखेंगे इसको? तो आइए जी, तो ये रहा हमारा E = F/Q/T। तो फोर्स कितनी है हमारी? mL/t-2। और चार्ज की यूनिट कितना बेटा? A/t। तो कितना आ गया? mL/a-1t-3। दिस वुड बी द किसकी डायमेंशन? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। अब एक छोटी सी एक बात और जरा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, एक छोटा सा रिलेशन और बनाते हैं। जरा देखिए, ये एक सपोज टू बी ये एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये वाला जो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे हमने नाम दिया सोर्स चार्ज। और ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो वो चार्ज जो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसे हमने नाम दिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होते हैं, या इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज वो चार्जेस होते हैं जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम एज कंपेयर टू, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज के। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सोर्स चार्ज है सपोज टू बी, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कितना? 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो वो 10 न्यूटन की फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? ये वाला चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का एक्सपीरियंस करेगा तो ये वाला चार्ज हमें क्या बताएगा? ये चार्ज बताएगा कि इस वाले चार्ज ने जो अपने चारों तरफ फील्ड फैलाई है वो कितना है? 10 यूनिट का है। ठीक है, अब हमने अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करा और हमने देखा कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाता है कितना? 10 यूनिट। हम ये ऐसा मानते हैं और हमने अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करा। लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि ये वाले चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स नहीं लगाता है वो फोर्स लगा रहा है कितना? 8 न्यूटन। प्रैक्टिकली हमने देखा, चेक किया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। जबकि थ्योरेटिकली हमने क्या सोचा? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पार्टिकल पर पक्का 10 न्यूटन से दबाता है, तो हमने कैलकुलेशन भी 10 न्यूटन से कर दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखा तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन है। मींस ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को प्रैक्टिकली देखा कितनी फोर्स से दबाता है? 8 न्यूटन। कैसे हो सकता है ऐसा? तो आंसर है ऐसा इसलिए हो सकता है बेटे क्योंकि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाती है? 10 न्यूटन का। ठीक है, ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। लेकिन सबसे पहले क्या है? चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये भी क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। चार्ज पार्टिकल है तो ये भी क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है। तो ये भी अपने चारों तरफ कैसी फोर्स लगाएगा? तो आंसर है चारों तरफ एक फोर्स बनाएगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा। इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाएगा, तो लेकिन फोर्स भी कम लगाएगा। सपोज टू ये फोर्स कितना लगाएगा? 2 न्यूटन। तो आपको पता है 10 को 8 कौन कर सकता है? तो आंसर है उल्टा 2। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अगर इधर
10 न्यूटन से रिपेल करता है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को पक्का कितनी फोर्स से रिपेल कर रहा है? आंसर है 2 न्यूटन से। तो इस ये वाले चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर नेट कितनी फोर्स लगा रहा है? तो आंसर नेट फोर्स 8 न्यूटन की लगा रहा है। किस डायरेक्शन में? आंसर है इस डायरेक्शन में। और इसको प्रैक्टिकली हमने करके कैसे देखा? यहाँ पर एक टॉर्शन बैलेंस लिया, ये टॉर्शन बैलेंस, इसको जैसे हमने यहाँ पे रखा तो इसने हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स क्या है? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। जबकि हम क्या मानते चल रहे थे? हम ये मान रहे थे कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। तो उस 10 न्यूटन से हमने अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करा और हमारा एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई वो गलत आ गई। तो इससे एक बात समझ में आई कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और हमारी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वैल्यू, इन दोनों के बीच में एक एरर आ गई। प्रैक्टिकल वैल्यू हमें क्या बता रही है? 8 न्यूटन की फोर्स। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या बता रही है? 10 न्यूटन की फोर्स। तो दोनों के बीच में एक एरर एस्टैब्लिश हो गई। हम क्या चाहते हैं? एरर हो या ना हो? आंसर एरर नहीं होनी चाहिए। एरर नहीं होने के लिए हम क्या चाहते हैं? फोर्स 10 न्यूटन की रहे या 8 न्यूटन की रहे? तो हम चाहते हैं कि हमारी ये वैल्यू 10 न्यूटन की रहे, क्योंकि जो हम मान के चलते हैं। तो 10 न्यूटन की ये फोर्स कब हो सकती है? जब इस वाले चार्ज ने जो इस डायरेक्शन में फोर्स बनाई है, जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो 0 कब हो सकती है? जब इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? सपोज टू बी नेग्लिजिबल हो जाए। अगर ये मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होगा तो इस चार्ज ने जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाई है, उस वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फोर्स कितनी के लेंगे हम कैलकुलेशन में? तो आंसर है 10 यूनिट का लेंगे। तो इसलिए हम हमेशा टेस्ट चार्ज को कैसे लेते हैं? बहुत छोटा। तो टेस्ट चार्ज वो चार्जेस होते हैं जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और वो चार्जेस सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करते, जिससे कि हमारी ट्रू वैल्यू जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, दोनों वैल्यू एक ही जैसी एग्जिस्ट करती है। अब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसके लिए हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज टू बी कितना है? r। तो बाय कूलम्ब्स लॉ अगर हम बात करें, इसी की बात करें, बाय कूलम्ब्स लॉ दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0/r²। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर ये वाला चार्ज एक्सपीरियंस करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? तो आंसर है इस चार्ज में जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? E = F/q0। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट से आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटे, तो कितना आ गया यहाँ से? देखिए तो आंसर है E = F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0/r² इनटू में कितना है? q0 से q0 चला गया, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो इससे एक बात समझ में आई कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है दिस इज सोर्स चार्ज, दैट इज q। जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा काउंसलर है, काउंसलर का थोड़ा मैग्नीट्यूड कम होता है, साइज कम होता है, तो इफेक्ट भी कम होता है। लेकिन एक सीएम का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा बनता है तो उसका इफेक्ट, उसका दायरा, एरिया काम करने का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीएम का मैग्नीट्यूड और बहुत ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक काम कर सकता है। तो ये काम को किसकी वजह से हुआ? जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। मस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली एंड ओनली, नंबर फर्स्ट, सोर्स चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब यह है कि एक सोर्स चार्ज ने जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम जितना दूर होते चले जाएंगे उतना ही इस फोर्स का एक्सपीरियंस भी कम होता चला जाएगा। जैसे कि सोर्स चार्ज है, मैं यहाँ पर एक चार्ज इसलिए अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? 0, बहुत कम हो जाती है प्रैक्टिकली देखें तो। दूर जितना जाते चले जाएंगे सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उतना ही कम होगा, जितना सोर्स चार्ज के नजदीक आएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली द टू फैक्टर, पहला सोर्स चार्ज, दूसरा रिलेटिव सोर्स चार्ज।